19 जून 2011 पीटर लिंडबर्ग और डेनिस ओबर्ग अपने जहाज में लगे सोनार की मदद से समुद्र की सतह पर पुराने जहाजों के मलबे ढूंढ रहे थे और तभी उनके इक्विपमेंट में ये एक तस्वीर सामने आई। दिखने में तो ये बड़ी नॉर्मल सी बेड इमेज लग रही होगी, मगर इसे जूम करके जरा इसके बारे में गौर से सुनिएगा। ये जो कुछ भी है समुद्र से करीब 300 फीट नीचे मौजूद, जमीन में गड़े होने के बावजूद आसपास के ओशियन बेड से 13 फीट ऊंचा उठा हुआ था। साथ ही इसके स्ट्रक्चर की बनावट इतनी ज्यादा शार्प है कि इस तरीके की चीजों का नेचुरली बन पाना लगभग नामुमकिन ही है। इसका मतलब कि ये एक आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है। और ये तो कुछ नहीं है, अभी आगे और सुनो। ये गोल आकार दिखने में भले ही तुम्हें छोटा लग रहा हो, मगर इसका डायामीटर करीब 197 फीट का है और इसके पीछे 985 फीट लंबे स्किड मार्क्स हैं, जैसे कि ये ऊपर से नीचे घिसटता हुआ इस लोकेशन पर पहुंचा हो। और ये केवल तभी पॉसिबल है जब ये बहुत ज्यादा ऊंचाई से सीधा समुद्र के अंदर क्रैश होकर इस पोजीशन पर आया हो। अब देखो, इंसान तो इस तरीके के गोल एयरक्राफ्ट्स या फिर स्पेसक्राफ्ट्स नहीं बनाते, और ये भी साफ है कि ये किसी जहाज या फिर किसी सबमरीन का हिस्सा तो नहीं है, बल्कि ये एक यूएफओ का मलबा है जो समहाउ किसी फॉल्ट की वजह से यहाँ पर आकर क्रैश कर गया। और इत्तेफाकन उन दोनों को, मतलब पीटर और डेनिस को, इसका मलबा भी मिल गया। देखो, ये एक ऐसा इलाका है ना जहां पर कोल्ड वॉर के टाइम में बहुत सारी यूएफओस को स्पॉट किया गया था, और ऑन कैमरा भी यहां से बहुत सारी यूएफओस की रिकॉर्डिंग्स इंटरनेट पर वायरल होती ही रहती हैं। और अगर आपको इन सब के बारे में नहीं पता तो जरा हंगरी में रिकॉर्ड की गई इस रिकॉर्डिंग को देखो, जिसमें कि एक यूएफओ को उड़ते हुए साफ साफ स्पॉट किया जा सकता है। या फिर इंग्लैंड की इस फुटेज को ही ले लो, जहां पर पहाड़ियों के ऊपर उड़ती हुई इस फ्लाइंग सॉसर को या कहे यूएफओ को साफ साफ देखा जा सकता है, जिसने कुछ देर रुककर वहां पर मानो वहां की जियोग्राफी को स्कैन किया, और जैसे ही उसका काम हो गया उसने इतनी तेजी से उड़ान भरी कि कोई भी कैमरा उसे ट्रैक नहीं कर पाया। अब देखो, ये सारी चीजें आपके लिए भी कोई नई नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पर आए दिन कोई ना कोई यूएफओ की फुटेजेस देखने को मिल ही जाती है। मगर आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं ना, वहां जो हुआ वो शायद पहली बार हुआ है। वहां साक्षात एक यूएफओ समुद्र के अंदर उसके तल पर दबा हुआ मिला। ऐसा लग रहा था कि ये यूएफओ का मलबा किसी का इंतजार कर रहा था कि मैं किसी को मिल जाऊं और फिर कोई मुझ पर रिसर्च कर ले। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? किसी ने इस पर रिसर्च की? और अगर की तो भाई उन्हें कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उनके साथ कौन कौन सी घटनाएं हुई, और इस यूएफओ के मिल जाने के बाद यहाँ से ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी इंसानों के हाथ लगी जिससे दुनिया भर की सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं डर गईं और यहाँ पर इंसानों का जाना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो आज हम जानेंगे इसी यूएफओ के राज और देखेंगे मानव इतिहास की पहली यूएफओ की लाइव फुटेज, आज के नॉलेजेबल और तगड़े वीडियो में। पीटर और डेनिस नाम के ये दोनों बंदे समुद्र से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और अपने इसी प्यार की खातिर उन्होंने खुद की ये कंपनी स्टार्ट की थी जिसका नाम था ओशियन एक्स। और इन लोगों का जो काम था ना, ये बड़ा सिंपल था। ये इन्वेस्टर से पैसा उठाकर समुद्र में मौजूद खजानों को ढूंढते थे, उन्हें बाहर निकालते थे और बेचने के बाद जो प्रॉफिट बनता था उसे इन्वेस्टर और अपने बीच बांट लेते थे। अब ये लोग जिस भी यात्रा पर जाते थे, ये इन्वेस्टर्स को उस यात्रा से मोटा पैसा कमा कर देते थे। अपनी पिछली यात्रा के दौरान इन्होंने 3 रशियन रिवॉल्यूशन शिप खोजी थी, जिनमें मिली थी इनको शैंपेन की हजारों बोतलें और 3 फारवेज एग्स, और इन सब की कुल कीमत थी $84 मिलियन। अब फारवेज एग्स क्या होते हैं अगर तुमको नहीं पता तो ये एक तरीके के कलात्मक गहने होते हैं जिनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ये सब कुछ भी नहीं था। इसी तरह की एक यात्रा के दौरान ऑलैंड आइसलैंड के पास इन लोगों ने एक स्वीडिश स्टीमर ढूंढ निकाला जिसमें 1917 के समय की 1000 टॉप क्वालिटी की शैंपेन की बोतलें थी। इसके अलावा इनको मिला 17वीं सदी का खजाना, जिसमें एक पूरा का पूरा सोने का रथ और चांदी के सिक्के थे। अब जब इन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी चीजें समुद्र में से ढूंढ निकाली तो इनका मार्केट में बहुत नाम हो गया। और जैसे ही ये दोनों जून 2011 की यात्रा के बाद समंदर से बाहर आए, मार्केट में एक खबर फैली कि इन दोनों भाइयों ने मिलकर एक यूएफओ खोज निकाला है। अब इसके बाद क्या था, इन दोनों ने मिलकर खोज की
इन्वेस्टर्स की, ऐसे लोग जो कि उनके इस एक्सपीडिशन के प्रोजेक्ट में मोटा पैसा लगा सके। लेकिन कोई भी इन्वेस्टर यूएफओ में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, तो इन दोनों भाइयों को करीब 1 साल तक संघर्ष करना पड़ा। और 1 साल तक संघर्ष करने के बाद 2012 में इनको एक ऐसा इन्वेस्टर मिला जो कि इनके इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने को तैयार तो हो गया। लेकिन जैसे ही वो अपनी यात्रा शुरू करने के लिए समुद्र की तरफ निकले, एक बड़ी दिक्कत आ गई। जब ये लोग पहली बार उस यूएफओ को ढूंढने के बाद जमीन पर आए थे, तो उनको मालूम था कि हमारे द्वारा की गई खोज की खबर आग की तरह फैल जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने उस यूएफओ की लोकेशन को कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं किया था, ताकि कोई और कंपनी या कोई और बंदा इनसे पहले वहां पहुंचकर उस यूएफओ को उठाकर ना ले जाए। तो इन लोगों ने कहीं पर भी उस लोकेशन की मार्किंग नहीं की थी। हालांकि वो लोकेशन ये लोग बहुत अच्छे से जानते थे, और जब ये लोग फिर से वहां पहुंचे तो उन्हें वो जगह मिली ही नहीं जहां की रीडिंग सोनार ने पकड़ी थी। कई घंटों लगातार कोशिश करने के बाद जब इनको कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था, ये लोग हार मानने ही वाले थे, तभी अचानक इनके इक्विपमेंट्स के जो डिस्प्ले थे ना, वो फ्लिकर करने लगे। रेडियो कम्युनिकेशन बंद चालू होने लग गया और सोनार अचानक से बंद पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या किसी और तरीके की एनर्जी की फील्ड इनके इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रही हो। और ये होना काफी ज्यादा अननेचुरल था, क्योंकि इस टाइम ये लोग थे इंटरनेशनल वाटर में, जहां पर किसी भी तरीके का जैमर नहीं लगा होता, और साथ ही उनके आसपास ऐसी कोई चीज मौजूद भी नहीं थी जो कि इस तरीके का इंटरफेयर या फिर इस तरीके का डिस्टरबेंस क्रिएट कर सके। करीब आधा पौना घंटा संघर्ष करने के बाद जब उनके सारे इक्विपमेंट्स फिर से ऑनलाइन हुए, तब उन्होंने पाया कि वो ठीक उसी जगह पर हैं जहां पर वो जाना चाहते थे। वो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर थे जहां से ठीक नीचे वो यूएफओ मौजूद था। उन्होंने अपना आरओवी यानी रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल पानी में नीचे भेजा, जिसमें लगे कैमरा से वो उस एनामोली को ऑब्जर्व कर सके। इस वक्त ये जो वीडियो प्ले हो रही है, ये उस आरओवी में कैप्चर की गई एक्चुअल वीडियो है, बिना किसी सेंसरशिप के, बिना किसी कट के। और अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा जैसे इस चीज के साइड पर कितनी बारीकी से फिनिशिंग की गई हो। उसकी दीवार पर ऐसा लग रहा है मानो किसी ने कुछ लिखा हुआ है, हमारी नॉर्मल राइटिंग या भाषा में नहीं, बल्कि जैसे पुराने समय में इजिप्ट में हायरोग्लिफ बनाए जाते थे, ठीक उस तरह से। इस फुटेज में अगर आप 13.23 के मार्क पर देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई लोहे का एंकर वहां लगा हो, या फिर किसी तरीके का फ्रीक्वेंसी राडार। 23.46 पर भी पत्थर की एक हल्की सी ग्लिम्स दिखती है, जिसमें ऐसा लगता है जैसे कि कोई मार्किंग की गई हो या फिर कुछ लिखा हुआ हो। लेकिन ये पत्थर तो काफी ज्यादा मजबूत है, और ये पत्थर इतना मजबूत था कि आरओवी के स्ट्राइक करने पर भी ये नहीं टूटा। इसका मतलब यहाँ पर जो कुछ भी मार्किंग दिख रही है उसे इंटेंशनली लिखा गया है, वो किसी भी तरीके के पत्थर की चोट की वजह से बना हुआ कोई ऑर्डिनरी निशान नहीं था। जब ये मशीन पानी से ऊपर आई और इसकी फुटेजेस को देखा गया, तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि सोनार में जो फर्स्ट टाइम रीडिंग्स देखी गई थी वो किसी भी तरीके का एरर नहीं था। दूसरा, ये जो कुछ भी है ये इतना ठोस है, इतना बड़ा है और इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि इसकी स्टडी और एनालिसिस केवल आरओवी को भेजकर तो नहीं की जा सकती। इसको समझने के लिए डाइवर्स को खुद पानी में नीचे जाना पड़ेगा इसके पास। और जैसे ही ये चीज इन दोनों भाइयों को समझ में आई, उन्होंने तुरंत इस काम की तैयारी को शुरू कर दिया। अब मैं आपको जो फुटेज दिखाने वाला हूँ ये है अक्टूबर 1967 की, और ये इंग्लैंड की एक ऑफिशियल न्यूज रिपोर्टिंग की फुटेज है। इस फुटेज में पुलिस कांस्टेबल रॉजर और क्लिफोर्ड रात के समय जब पहरा दे रहे थे, तो उन्हें आसमान में एक बड़ी अजीब सी चीज नजर आई थी, जिसमें से कि अलग अलग तरीके की रोशनियां निकल रही थी। जब न्यूज रिपोर्टर ने उनसे उनके द्वारा देखी गई उस अजीब सी रोशनी निकलने वाली चीज की ड्राइंग बनाने के लिए कहा, तो उन्होंने कुछ ये बनाया। अब इस ड्राइंग को देखकर मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग खुद समझ सकते हो कि ये क्या है। अब आप बोलोगे कि गौरव भाई यूएफओ वो वाला तो मिला था समुद्र के नीचे, और तुम हमें बता रहे हो पहाड़ियों के ऊपर की घटना है, इनका आपस में क्या रिलेशन है? तो रुको जरा, सब्र करो, सब बताता हूँ। क्रिस्टोफर कोलंबस मानव इतिहास के सबसे मशहूर समुद्री खोजकर्ता, जब 11 अक्टूबर 1492 की रात 10 बजे अपने जहाज सेंटा मारिया के डेक पर खड़े थे, तभी उन्होंने दूर एक हल्की सी रोशनी को देखा जो लग रहा था मानो आसमान में एक ही जगह से दूसरी जगह पर जा रही हो, और बार बार ये रोशनी ऊपर नीचे हो रही हो। अब कोलंबस को लगा कि कहीं ये उनका वहम तो नहीं है, इसीलिए उन्होंने कंफर्म करने के लिए अपने 2 साथियों को और बुलवाया और उन्हें रोशनी दिखाई। उन्होंने भी कोलंबस को सेम डेफिनेशन ही दी, लेकिन असल में वो रोशनी वाली चीज थी क्या आसमान में, ये उन तीनों को ही समझ में नहीं आया। अब कोलंबस ने अपनी डायरी में ये भी लिखा था कि आगे आने वाले समय में उन्होंने कई बार वैसी ही रोशनियां समुद्र में अपनी यात्रा के दौरान देखी थी, और कोलंबस इस तरीके की घटना के इकलौते शिकार नहीं थे। चार्ल्स हॉय फोर्ट ने अपनी किताब द बुक ऑफ डैम
प्रोग्राम में लिखा था कि साल 1880 में SS पटना और 1885 में SS शाहजहां नाम की ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई 2 शिप्स जब इंडियन ओशन में ट्रेवल कर रही थी, तभी उन्होंने समुद्र के नीचे काफी जगमगाती हुई रोशनियां देखी थी। देखने में ऐसा लग रहा था मानो समुद्र के नीचे कोई विशाल काय पहिया लगा हुआ है जो रोटेट कर रहा है और उसके इस गोल स्ट्रक्चर में कई सारी रोशनियां अटैच्ड हैं। अब उस समय के लोगों को इन सारी चीजों का कोई ज्यादा आइडिया तो था नहीं कि वो जो देख रहे हैं वो कोई पहिया वहिया नहीं है बल्कि एक एयरक्राफ्ट है। साथ ही साउथ चाइना में भी सेम ऐसी ही चीज को ऑब्जर्व किया गया था। और अगर आप दुनिया भर के कई समुद्री हिस्सों की यात्राओं के बारे में सुनेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे लोगों ने लंबी समुद्री यात्राओं के दौरान ऐसी चीजों को अनुभव किया है। उन्होंने समुद्र से नीचे से निकलने वाली गोल रोशनियों को या फिर आसमान में चमकती कुछ अजीब सी रोशनियों को देखने के दावे किए हैं। अब देखो, जो चीज आसमान में चमकती दिखाई दे उसे तो तुम जानते हो क्या कहते हैं, उसे कहते हैं UFO। लेकिन जो चीज पानी के अंदर दिखाई दे उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं USO, मतलब अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। अब चूंकि ये सारी USO की रिपोर्टिंग्स बहुत ज्यादा पुराने जमाने की थी, इसीलिए इन घटनाओं को काल्पनिक माना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि समुद्री यात्राओं के दौरान लोगों को हेलुसिनेशंस होते होंगे और जो लोग साइंस को ज्यादा समझते नहीं थे वो इन सब चीजों को पैरानॉर्मल चीजों के साथ जोड़ देते थे। कुछ लोग ये मानने लगते थे कि भाई समुद्र के नीचे कोई बड़ा सा मॉन्स्टर रहता है जो गोल गोल रोशनियां निकालता है। मगर साल 2012 में बाल्टिक सी में पाया गया ये स्ट्रक्चर काफी क्लोजली रिसेंबल कर रहा था उन सारी पुरानी बातों से जिन्हें साल दर साल हमारे पूर्वजों ने देखने की बात कही थी। और अब समय था इस सच के ऊपर से पर्दा उठाने का कि आखिर समुद्र के अंदर ये गोल चीज है क्या। इसके लिए फाइनली स्टीवन हॉकबॉर्न ने अपने साथियों के साथ समुद्र में कूदने का फैसला किया और उसके बाद आगे उन्हें जो मिला ना उसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। जब उन लोगों ने दूर से देखा तो ये जो एयरक्राफ्ट था ना या फिर ये जो भी चीज थी जो पानी के अंदर थी, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल्स बने हुए थे। जब डाइवर्स उन ऑब्जेक्ट्स के पास पहुंचे तो उन्होंने उसके ऊपर की मिट्टी हटाई और उन्होंने पाया कि उस जगह की सतह जो है वो एक्चुअल में बिल्कुल काले रंग की बनी हुई थी। और ये कोई पेंट का काला रंग नहीं था, ये जली हुई चीज का काला रंग था। ये सतह जली हुई थी। साथ ही उस ऑब्जेक्ट पर ऐसे कई सारे निशान भी पाए गए जो कि नेचुरली नहीं बनते। ऐसा लग रहा था किसी ने उन निशानों को नक्काशी करके इंटेंशनली बनाया। वहां घूमते हुए एक पल को तो उनको ऐसा लगने लगा कि ये कोई एयरक्राफ्ट नहीं है बल्कि कोई प्राचीन महल है, क्योंकि उन्होंने इस स्ट्रक्चर के अंदर बनी सीढ़ियां देखी और कई सारे पैसेजेस भी देखे। और इन सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद उन्होंने देखा कि जो स्किड मार्क्स पहले से देखकर उन्हें ऐसा लग रहे थे कि ये कोई एयरक्राफ्ट है जो घिसटता हुआ एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर आके पहुंचा है क्रैश लैंडिंग की वजह से। वो कोई स्किड मार्क नहीं थे बल्कि इस महल तक पहुंचने का वो एक रास्ता था। शायद किसी प्राचीन शहर में मौजूद एक ऐसा रास्ता जो सीधे जाकर इस महल से जुड़ रहा था। देखो ये जगह थी ना, ये ऊपर से देखने पर किसी बड़े से UFO की क्रैश साइट तो लग रही थी, लेकिन जब सब लोग यहाँ नीचे पहुंचे ना तो उनका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। उन्हें अपने सामने दिख रही थी एक एंशिएंट अंडर वाटर सिटी। वो लोग इस पूरे स्ट्रक्चर को और ज्यादा एनालाइज करना चाहते थे और ज्यादा इस पर स्टडी करना चाहते थे, लेकिन उस समय उनके ऑक्सीजन टैंक्स में ज्यादा ऑक्सीजन बची नहीं थी और उनके लिए यही सही था कि वो टाइमली ऊपर सतह पर पहुंच जाए, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो शायद वो ऊपर पहुंच जाते। लेकिन ऊपर आने से पहले उन्होंने उस स्ट्रक्चर का एक छोटा सा हिस्सा तोड़कर अपने पास रख लिया ताकि ऊपर जाकर उसको लैब में भेजकर उस पर और ज्यादा रिसर्च करवाई जा सके, पता लगाया जा सके कि आखिर ये किस मटेरियल का बना है। अब सैंपल आने से पहले ही बहुत सारी अफवाहें इंटरनेट पर फैलने लगी इस चीज के बारे में। कोई इसे UFO बता रहा था, कोई इसे अटलांटिस का हिस्सा बता रहा था जिसकी कई सालों से खोज चल रही थी। किसी ने इसे वर्ल्ड वॉर के समय के एक सीक्रेट वेपन से जोड़ दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट वॉकर ने एनालिसिस कंप्लीट की और गैस करिए कि रिजल्ट क्या आया होगा। कोई मेटल का पीस, कोई एंशिएंट UFO या फिर किसी एडवांस सिविलाइजेशन द्वारा बनाया गया एंशिएंट महल। लैब टेस्ट में पाया गया कि ये सैंपल एक्चुअली में ग्रेनाइट, नाइसिस और सैंडस्टोन से बना था जो उस एरिया के लिए बड़ा कॉमन था। रिसर्च में ये भी पाया गया कि इसमें ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं है, ना ही किसी तरीके का मेटल है जिसकी मदद से UFO या किसी तरह का स्पेस क्राफ्ट बनाया जा सके। मतलब जो थ्योरी इसके किसी एलियन स्पेस क्राफ्ट होने को लेकर कही जा रही थी वो तो एटलीस्ट इस लैब टेस्ट रिपोर्ट से पूरी
पूरी तरह गलत साबित हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कभी कोई एलियन टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। आने वाले सालों में यहाँ पर वुड्स होल ओशियनोग्राफिक इंस्टीट्यूट, मॉन्टेरी बे एक्वेरियम रिसर्च इंस्टीट्यूट और एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी से भी कई रिसर्चर्स ने कई सारी रिसर्च कंडक्ट करी और सभी में एक घटना कॉमन होती कि जैसे ही उन सबकी बोट इस जगह के इस लोकेशन के पॉइंट के ठीक ऊपर होती, उनके इक्विपमेंट्स काम करना बंद कर देते थे कुछ समय के लिए, कुछ ग्लिच आ जाता था। ठीक वैसे ही जैसे कि ओशन एक्स के साथ 2012 में हुआ था। अगर कोई चीज एक या दो बार हो तब तो उसे कोइंसिडेंस बोल सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज हमेशा हर बार हुई। अब चूंकि ये कोई स्पेस क्राफ्ट या यूएसओ तो था नहीं, तो फिर ये क्या चीज थी जिसके अंदर से ऐसी एनर्जी निकल रही थी जो कि अपने ऊपर आने वाली चीजों में या उसके इक्विपमेंट्स में इंटरफेयर क्रिएट कर देती थी। लैब रिजल्ट्स और वहां जाने वाले डाइवर्स दोनों ने एक बात तो कंफर्म कर दी कि भले ही ये कोई एलियन ओरिजिन वाली चीज ना हो, मगर है बहुत सॉलिड। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर ऐसी कोई डिवाइस मौजूद है जिससे निकलने वाली फ्रीक्वेंसी हमारे इक्विपमेंट्स की फ्रीक्वेंसी के साथ इंटरेक्ट करती है और उनको खराब कर देती है कुछ देर के लिए? या इसके अंदर ऐसा कोई एलियन डिवाइस मौजूद है जो हमारे डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन के बीच किसी पोर्टल की तरह काम कर सकता है? अगर इन चीजों में वाकई थोड़ी भी सच्चाई हुई ना, तो ये इंसानियत के द्वारा पूछे गए सबसे बड़े सवाल का एक करारा जवाब हो सकता है कि जब हमें कैमरे में इतने सारे यूएफओ दिखते हैं तो आखिर वो सब गायब कहां हो जाते हैं, या स्पेस टेलीस्कोप कभी कैप्चर क्यों नहीं कर पाते? वजह साफ है, क्योंकि वो इसी तरह के इंटर डायमेंशनल वर्म होल से पृथ्वी के अंदर आते हैं और फिर वापस ऐसे ही किसी मीडियम के थ्रू गायब हो जाते हैं, जिससे कि आउटर स्पेस में मौजूद हमारी डिवाइसेस को उनकी रीडिंग्स नहीं मिल पाती। सवाल इस चीज से जुड़े अभी भी बहुत सारे हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। हालांकि ये कोई यूएफओ नहीं है, मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये ऑब्जेक्ट नेचुरल तो नहीं और शायद इसके अंदर ऐसा कुछ हो सकता है जो यूएफओ से जुड़ा हुआ हो। आपको क्या लगता है, ये जो स्ट्रक्चर है ये केवल एक साधारण सा पत्थर है जिस पर ये जो भी डिजाइन्स बनी हुई है ये सब नेचुरल बनी हुई है, या फिर इस एनोमली के पीछे एक ऐसा राज, एक ऐसी कहानी छिपी हुई है जिसका सबके सामने आना अभी बाकी है?